Hello, my dear students. I welcome all of you on WS Academy. This is quick revision session for Indian polity, especially for those topics which are in your VLW syllabus, right? So हम क्विक रिवीजन करेंगे और मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे एमसीक्यूज इन टॉपिक्स के रिलेटेड कराए हैं. जिस बच्चे ने वो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड करूंगी. आप खुद भी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज जो है उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके वो लेक्चर्स चेक कर सकते हैं. लेकिन आज का जो सेशन है ये ऑन स्टूडेंट्स डिमांड हम क्विक रिवीजन करेंगे इंडियन पॉलिटी का. सो लेट्स बिगिन. ठीक है, तो जिस बच्चे को प्रॉब्लम है इस एरिया में, आई डोंट थिंक सो कि इतने सारे एमसीक्यूज के बाद होगी, बट फिर भी तो वो वीडियो को 2-3 बार देखेगा तो उसको ये सारा याद हो जाएगा, या वीडियो को पॉज करके देखे. बाकी हम क्विक रिवीजन करेंगे एज ऑलरेडी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, तो अब हम फाइनल इसको टाइज दे रहे हैं. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले मैं प्रियम्बल का जो टेक्स्ट है ना वो पढ़ूंगी. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialistic, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये प्रियम्बल का टेक्स्ट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है, ओरिजिनल टेक्स्ट, राइट? तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, क्विक रिवीजन. प्रियम्बल जो है ये सबसे पहले स्टार्ट कहाँ पे हुआ? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल था और हमने भी वहीं से लिया. सो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट टू बिगिन विद प्रियम्बल. ये पहली बात आपको याद रखनी है. जो प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है ये किस बेसिस पे है? इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन. किस बेसिस पे? ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन. और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है वो किसके बेस पे है? वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेस पे. और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? ये बनाया, ये ड्राफ्ट किया जवाहरलाल नेहरू ने और मूव किया जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और अडॉप्ट किया किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन लाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया. तो यही बेसिस बना हमारे प्रियम्बल का. और प्रियम्बल सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट हुआ और हमने भी वहां से लिया. प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स. जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं उनका माइंड हमें दिखाता है प्रियम्बल कि वो क्या चाहते थे, इंडिया को कैसा बनाना चाहते थे. प्रियम्बल को सिर्फ एक बार अमेंड किया गया. अमेंड करना मतलब होता है चेंज करना कॉन्स्टिट्यूशन को. कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाना उसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट. और एक बार सिर्फ अमेंडमेंट किया गया प्रियम्बल का, वो था 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट 1976 में. उस टाइम इंदिरा गांधी का दौर चल रहा था. 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके द्वारा इसको अमेंड किया गया. और जो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट लाई गई ना इसमें बहुत सारी चेंजेस लाई गई इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा. और जो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट है इससे क्या किया गया? प्रियम्बल में चेंज लाई गई. और क्या चेंज लाई गई? 3 नए वर्ड्स को ऐड किया गया. और वो 3 नए वर्ड्स कौन से हैं? सोशलिस्टिक, सेक्युलर, इंटीग्रिटी. सबसे पहली बात, सबसे पहले बिगिन हुआ प्रियम्बल कहाँ पे? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में. हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है उसका बेसिस है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया था और मूव किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी कैबिनेट मिशन प्लान पे.
ठीक है। प्रियम्बल रिफ्लेक्ट करता है माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, और जो प्रियम्बल है इसको सिर्फ एक बार अमेंड किया गया, इसमें सिर्फ एक बार चेंज लाई गई अभी तक। वो कब लाई गई? वो 1976 में लाई गई बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और उससे क्या चेंज लाई गई? 3 नए वर्ड्स को ऐड किया गया, सोशलिस्टिक, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। यहां तक समझ आया? ओके। इसके बाद जितने भी प्रियम्बल में हमने अभी जब हमने टेक्स्ट पढ़ा प्रियम्बल का जितने भी हमने कीवर्ड्स उस टेक्स्ट में देखे उनका मतलब हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहली बात है सोवरियन। सोवरियन का मतलब क्या होता है? सोवरियन का मतलब होता है इंडिया इज नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। मतलब चाहे इंडिया के अंदर वाले अफेयर्स हो चाहे बाहर वाले रीजन्स हो, इंडिया खुद लेगा और ये किसी के अंडर नहीं है। हमें किसी और कंट्री की जो है बात में आकर रीजन्स नहीं लेने होते हैं। इंडिया फ्री है, इंडिया किसी के अंडर नहीं है, किसी पे डिपेंड नहीं है, किसी की डोमिनियन नहीं है। इंडिया खुद से रीजन ले सकती है, चाहे इंटरनल रीजन हो चाहे आउटर एक्सटर्नल रीजन हो। तो इसका मतलब है इंडिया क्या है? इंडिया सोवरियन है। दूसरा है सोशलिस्टिक। सोशलिस्टिक जो है, कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ अडॉप्टेड एज रेजोल्यूशन टू एस्टैब्लिश सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी इन इट्स अवधि सेशन। जो इंडिया का सोशलिज्म है ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ये कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है। ठीक है, हमारे में जो सोशलिज्म है ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। हमारी इकोनॉमी जो है वो मिक्सड इकोनॉमी है। मतलब यहाँ पे हम जितने भी सिटीजन्स हैं वो अपना प्राइवेट बिजनेस भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट के कुछ अपने अंदर बिजनेस भी रख सकती है। गवर्नमेंट का अपना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का अपना जो है फूड एंड कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट है, क्योंकि गरीबों के लिए रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अंदर हाथ में ये रहेगा वो तो इतने ज़्यादा प्राइसेस बढ़ाएंगे कि गरीब अफोर्ड नहीं करेंगे। तो इसीलिए इन्होंने किया चूज सोशलिस्टिक पैटर्न। लेकिन हमारा जो इंडिया का सोशलिज्म है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है ये इट होल्ड्स फेथ इन मिक्सड इकोनॉमी, और मिक्सड इकोनॉमी होती है जहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी प्रेजेंट होगा, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी प्रेजेंट होगा, दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे, प्राइवेट सेक्टर भी पब्लिक सेक्टर भी। यहाँ पे आप देखो इंडिया में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, उनकी अपनी इंडस्ट्रीज है, लेकिन उनको रेगुलेट करता है गवर्नमेंट, उनको कुछ लॉज मानने पड़ते हैं। और हमारी कुछ गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी है। तो दैट मीन्स प्राइवेट बिजनेस भी चल रहा है और पब्लिक हो गया गवर्नमेंट के अंदर। और इंडियन का सोशलिज्म जो है वो दैट इज ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीइज्म। तो जो इंडियन सोशलिज्म है ये मिक्सचर है किसका? मार्क्स का, कार्ल मार्क्स का और गांधी का। ठीक है, लेकिन लीनिंग हैवीली टुवर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म। लेकिन ज़्यादातर जो ये है पैटर्न हमारे जो गांधी जी के कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्म ऑफ सोशलिज्म है, हमारा जो इकोनॉमी है, इट लीन्स टुवर्ड्स गांधीइज्म। तो गांधी वाली पैटर्न पे ये चल रही है। गॉट इट? यहाँ तक समझ आया? इसके बाद बात आती है जो हमारे प्रियम्बल में वर्ड है एक सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है ये जो वर्ड मैंने आपको अभी बोला, सोशलिस्टिक वर्ड भी ऐड हुआ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, सेक्युलर वर्ड भी ऐड हुआ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जो कि 1976 में आया। अच्छा, हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया में कौन सा कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म दो तरह का होता है, नेगेटिव सेक्युलरिज्म, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। नेगेटिव सेक्युलरिज्म वेस्टर्न कंट्रीज में है, वहाँ पे वो क्या बोलते हैं? वहाँ बोलते हैं स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है और स्टेट कोई इंटरफेयर भी नहीं करेगा, कोई लेना देना नहीं है रिलीजन के साथ। लेकिन इंडिया में कौन सा सेक्युलरिज्म है? हमारा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है, याद रख लेना। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म क्या बोलता है? ऑल रिलीजन्स इन आवर कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। चाहे हमारी कंट्री में 4 ही लोग किसी या फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री में लाखों की तादाद में हिंदूज है और लाखों की तादाद में मुस्लिम्स है और एक कुछ कम रेशियो है सिख रिलीजन का और उससे कम होगा जैनिज्म का। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत कम लोग जैनिज्म को फॉलो करें, अब गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं देगी। नहीं, यहाँ पे पूरा सपोर्ट मिलता है हर एक रिलीजन को, चाहे उसकी स्ट्रेंथ क्यों ना इतनी कम ही क्यों ना हो। और जो रिलीजन है हमारी कंट्री में फॉर एग्जांपल प्रसाद स्कीम आपने देखी होगी, तो जहाँ पे टेम्पल्स है ना वहाँ पे भी गवर्नमेंट ने उस स्कीम के थ्रू बहुत सारे अरेंजमेंट्स कराए और जहाँ पे मुस्लिम श्राइन्स है वहाँ पे भी कराए, गुरुद्वारा में भी कराए। तो दैट मीन्स हमारा जो कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, दैट मीन्स यहाँ पे अपना रिलीजन कोई नहीं है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। स्टेट मतलब हमारी पूरी कंट्री, गवर्नमेंट को कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन हम सारे रिलीजन्स को इक्वल रेस्पेक्ट देते हैं
हैं और इक्वल सपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव कॉन्सेप्ट जो है ना ये वेस्टर्न कंट्रीज में है, और इंडिया में कौन सा है, इंडिया में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है। गॉट इट, यहां तक समझ आया, शाबाश। इसके बाद वर्ड आता है डेमोक्रेटिक। आपने देखा होगा डेमोक्रेटिक वर्ड प्रियम्बल में अभी हमने पढ़ा था। जो डेमोक्रेटिक वर्ड है इसका मतलब होता है, देखो डेमोक्रेसी दो तरह की होती है। डेमोक्रेसी होती है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इसका मतलब होता है जो भी अडल्ट है यहाँ पे, जो भी 18 ईयर्स अबो है, उसको राइट टू वोट दिया जाता है, चाहे वो किस भी रिलीजन का हो, चाहे वो किस भी कास्ट का हो, चाहे वो किस भी जेंडर का हो, ठीक है। जितने भी सिटीजन यहाँ पे अडल्ट है जो 18 ईयर्स से अबो है, उनको राइट टू वोट है। तो ये जो वोट डालते हैं वो कौन डालते हैं, आम लोग डालते हैं। और अब जो इलेक्शन के लिए उठता है, इलेक्शन कंटेस्ट के लिए उठता है, मैं भी उठ सकती हूँ, ठीक है, आप लोगों में भी उठ सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ क्राइटेरिया होता है, एज वेज क्वालिफिकेशन एज का होगा, बस दैट इज इट। अदरवाइज कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। मैं अगर कॉन्टेस्ट करूंगी इलेक्शन, आप लोग मुझे वोट दोगे, मैं एक आम इंसान हूं, मैं एक आम सिटीजन हूं, दैट मीन्स मैंने खुद गवर्नमेंट बनाई और आप लोगों ने वोट डाल के बनाई है गवर्नमेंट, ठीक है। और मैं अगर फिर बड़ी बड़ी स्कीम्स लाऊंगी, उस स्कीम्स का हेल्प किसको मिलेगा, वो स्कीम्स में आप लोगों के लिए लाऊंगी, मतलब यहाँ के आम लोगों के लिए। तो ये डेमोक्रेसी का मतलब होता है जब लोग खुद वोट करेंगे, जब लोग खुद इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, और जब लोग खुद के लिए फिर काम करेंगे। तो दैट मीन जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एमएलएस होते हैं, एमएलसीज होते हैं, पार्लियामेंट मेंबर्स होते हैं, वो बड़ी बड़ी स्कीम्स इंप्लीमेंट करते हैं लोगों के लिए, लेकिन लोगों से ही चुने जाते हैं, और वो भी बेसिकली आम लोग ही होते हैं। तो इसीलिए हमारी जो इंडिया है ये डेमोक्रेटिक है। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पे लोग बड़े बड़े फैसले खुद करते हैं कंट्री के, कोई लॉ ले आना हो, नया लॉ लाना हो, या कोई पुराना लॉ उसको रिमूव करना हो, या किसी लॉ में चेंजेस लानी हो, क्योंकि आजकल जब विद टाइम बदलता है तो डिफरेंट चेंजेस लानी हमें पड़ती है। तो जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना, तो फॉर एग्जाम्पल आपको कोई लॉ लेना है, आपको लोग वो डायरेक्टली वोट करेंगे, ठीक है। लेकिन जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी ना ये पॉसिबल उन कंट्रीज में होती है जिनकी पॉपुलेशन कम होगी, जिनका एरिया कम होगा। अब अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में, और इतनी बड़ी कंट्री है, जियोग्राफिकली बहुत ज्यादा डाइवर्स है। आप मुझे बताओ क्या ये पॉसिबल होगा अगर लोग हर एक मुद्दे पे खुद वोट करेंगे, खुद डिसाइड करेंगे? ये इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल फॉर अ पॉपुलस बिग कंट्रीज। तो तभी ज्यादातर मैक्सिमम कंट्री जो अभी है ना, और जिनमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसमें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अपनाई जाती है। कौन सी डायरेक्ट डेमोक्रेसी? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इंडिया में भी क्या है, इंडिया में भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, मतलब यहाँ पे लोग ही वोट डालते हैं, लोग ही इलेक्शन लड़ते हैं और लोग ही काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बिहाफ पे जाते हैं लेजिस्लेचर में, स्टेट असेंबली में, पार्लियामेंट में, फिर वहां पे लॉ बनाते हैं लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में अगर हम देखेंगे, अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करेंगे, वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, पीपल डायरेक्टली वोट करते हैं, हाँ ये लॉ ले आना है, यस और नो, यस। कुछ लोग बोलते हैं नो, फिर मेजॉरिटी लोग जो बोलेंगे वही। अगर कोई ऑफिसर अच्छे से, हाई ऑफिशियल कोई अच्छे से काम नहीं करेगा, इसको रिकॉल बोलते हैं, उसको रिकॉल करो, तो वोट किया जाता। पहले तो बहुत सारे लोगों की कुछ मेजॉरिटी रखिए कि इतने % लोग उसके लिए साइन करने चाहिए, अगर उतने % लोगों ने साइन किया फिर उसको वोट पे रखते हैं। अगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ने वोट किया इसको रिकॉल करना है तो उसको निकाल देते हैं। तो वहां पे डिसीजन लोग लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली लोग लेते हैं, वहां पे रिप्रेजेंटेटिव नहीं जाते, डायरेक्टली लोग लेते हैं, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन कम है। लेकिन तो इसका मतलब है डेमोक्रेसी के दो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, अब मैंने बोला ना वो डायरेक्ट वोट करते हैं एंड ऑल दैट, तो उसमें जो टूल्स होते हैं ना यूज करने के लिए, एक होता है रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइड। कभी आ सकता है ये चार चीजें क्या है, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स है। क्या क्या? एक है ये, देखो मैं जूम कर लेती हूँ, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइड है। ये चार चीजें हैं किसके लिए? ये टूल्स है फॉर डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अगर आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कोई डिसीजन लेने होते हैं, इन्हीं के थ्रू लिए जाते हैं, ठीक है, शाबाश। देखो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, डेमोक्रेसी में इन शॉर्ट आपको ये याद रखना होता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम पावर। यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होते हैं?
पीपल, लोग होते हैं डेमोक्रेसी में, सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग होते हैं डेमोक्रेसी में। जो लोग चाहेंगे वही होगे, लोकतंत्र हम बोलते हैं ना। तो दो तरह की डेमोक्रेसी मैंने बोली, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मैंने आपको डिस्कस किया, और उसमें मैंने आपको बोले कि कुछ टूल्स होते हैं। रेफरेंडम होता है, इनिशिएटिव होता है, रिकॉल होता है, प्लेबिसाइट होता है। अब रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम होता है कि जहां पे कोई भी हमने लॉ बनाना है, कोई भी प्रपोजल लेजिस्लेशन है, उसको डायरेक्टली लोगों को बोलते हैं आप वोट करो। और लोग अगर डायरेक्ट वोट देते हैं और अगर मेजॉरिटी आएंगे उसमें यस हाँ ये लेजिस्लेशन लानी है, तो वो लेजिस्लेशन आ जाएगी। अच्छा, इनिशिएटिव क्या है? फर्क आपको पता होना चाहिए। इनिशिएटिव क्या है? इनिशिएटिव होता है एक ऐसा मेथड होता है जिसमें लोग प्रपोज करेंगे कि कोई बिल, हमें कोई लॉ, नया लॉ लाना है, ठीक है। ये लोग ही इनिशिएटिव ले लेंगे। तो पहले इनिशिएटिव लोग बोलेंगे हमें ये लॉ लेना है, अगर कुछ मेजॉरिटी ने उस पर साइन किया हाँ ये लाना है, फिर उसके बाद वोट हो जाएगा, अगर वो पास हो गया तो फिर वो लॉ बनेगा, ठीक है। और मैंने आपको बोला रिकॉल क्या है? रिकॉल होता है अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव को या ऑफिसर को बिफोर द एक्सपायरी ऑफिस टर्म उसको रिमूव करना है, तो उसके लिए अगर वो डिस्चार्ज अपनी ड्यूटीज नहीं करता है सही से, तो उसके लिए रिकॉल होता है। अच्छा, प्लेबिसाइट क्या होता है? प्लेबिसाइट पे लोगों से एक ओपिनियन लिया जाता है किसी इशू पे। अगर इशू होगा पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला इशू, लोगों से ओपिनियन लिया जाता है। यूजुअली प्लेबिसाइट यूज किया जाता है टू सॉल्व टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो अब आपको समझ आया फर्क रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट में? शाबाश। उसके बाद बात होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स लेजिस्लेचर में जाके लॉ बनाते हैं, वोट करते हैं और डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। तो इंडिया में क्या है? इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और यहाँ पे एक और बात प्रियम्बल की, प्रियम्बल में जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात की गई है, इनको हम इसको बोलते हैं ट्रिनिटी, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी। ट्रिनिटी ये तीन चीजें हैं ना, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी हो गई इंसान को आज़ादी देना, सो दैट कि वो डेवलप हो जाए अच्छे से। इक्वलिटी होती है लॉ के सामने बराबर उनको मानना, और फ्रेटर्निटी होती है भाईचारा। तो अगर आप लिबर्टी दोगे और इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी होगी, वो किसी काम की नहीं है। अगर लिबर्टी दोगे, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी नहीं है ना, वो किसी काम की नहीं है। अगर इक्वलिटी दोगे लेकिन लिबर्टी नहीं दोगे, वो इक्वलिटी किसी काम की नहीं है। तो इसका मतलब है यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, ये तीनों होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसके बाद एक और वर्ड देखते हैं, रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या मतलब होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है जब हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड हो। जैसे प्रियम्बल, यहाँ पे सबसे प्रियम्बल में रिपब्लिक वर्ड देखिए तो यहाँ पे जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट होता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। और हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है हमारा हेड ऑफ द स्टेट, याद रख लेना। हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होता है, और प्रेसिडेंट होता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट को या तो डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है या इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। यूएसए में भी प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, यूएसए भी रिपब्लिक है। इंडिया में भी प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, इंडिया भी रिपब्लिक है। यूके में किंग और क्वीन होता है जो कि हेरिडिटी होता है, वो रिपब्लिक नहीं है। और यहाँ पे इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। जो हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो वोट डालते हैं प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन वोट से ही आता है प्रेसिडेंट। और जो है इसका मतलब है इंडिया रिपब्लिक है। तो क्योंकि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है, वो कोई हेरिडिटी नहीं है, किसी पर्टिकुलर खानदान से नहीं आता है। तो रिपब्लिक का ये भी मतलब होता है कि जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है ना, वो हमारे लोगों के हाथ में है, क्योंकि लोग ही चुनते हैं प्रेसिडेंट को, वो किसी किंग और क्वीन के हाथ में नहीं है। और इसका मतलब ये भी होता है देयर इज नो प्रिविलेज्ड क्लास, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास। जैसे आपने देखा होगा यूके में, ब्रिटेन में, जहाँ पे किंग और क्वीन है, उनके फिर बेटे हैं, उनकी जो बहू है, फिर उनको एक जहाँ कहीं पे भी जाती है उनको बहुत ही एक अलग से जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है। उनके लिए एक पर्टिकुलर एक परसेंटेज ऑफ लोगों का टैक्स है वो चला जाता है, उससे वो चलता है सारा कुछ। तो वहां पे एक प्रिविलेज्ड क्लास है, लेकिन इंडिया में कोई प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है। आपने देखा होगा जो इस टाइम पे हमारी रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, शी इज अ ट्राइबल वुमन। और बीइंग अ ट्राइबल वुमन वो कहाँ तक पहुंच गई? शी इज प्रेसिडेंट और शी इज द हेड ऑफ द स्टेट, और शी इज फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। शी बिलोंग्स टू ओडिशा, राइट। तो देखो एक ट्राइबल ऑरिजिन से एक जो खातून है वो हमारी प्रेसिडेंट है इस टाइम पे। दिस इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज द पावर ऑफ रिपब्लिक नेशन, राइट। तो इंडिया क्या है? इंडिया रिपब्लिक है, क्योंकि हमारा जो है हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है। बात समझ में आ गई? उसके बाद जस्टिस की बात करते हैं, जो हमारे प्रियम्बल में वर्ड है जस्टिस। तो बेसिकली
मैंने आपको बार बार ये बोला है, जो प्रियम्बल है ना, ये आईडी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। क्योंकि अगर कोई बंदा बोलेगा कि मैं चाहता हूं, मैं देखूंगा कि इंडिया एज अ नेशन कैसा है, अब अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने बैठेगा ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा और लंबा है, उससे बेटर है कि वो प्रियम्बल पढ़े। प्रियम्बल पढ़ के ही उसको समझ आ जाएगा सारा। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हो प्रियम्बल, तो आप लोगों को कितनी चीजें समझ आ रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अदरवाइज आपको एक एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको इन शॉर्ट यहाँ पे ये जो प्रियम्बल है, पीएन पालखी वाला ने बोला कि जो प्रियम्बल है ये आईडी कार्ड है, ये आइडेंटिटी कार्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने बोला? पीएन पालखी वाला ने बोला ये आइडेंटिटी कार्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे प्रियम्बल में क्या वर्ड है? जस्टिस वर्ड है। आइडिया ऑफ जस्टिस जो है ना, इसमें 3 तरह की जस्टिस बोली गई है: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। कितनी तरह की जस्टिस है ये क्वेश्चन आता है। प्रियम्बल में कितनी तरह की जस्टिस दी गई? 3 तरह की जस्टिस है: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। और ये जस्टिस वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? रशियन रेवोल्यूशन जो कि 1917 में आया था, रशियन रेवोल्यूशन, वहां से लिया गया है जस्टिस वाला कॉन्सेप्ट। रशियन रेवोल्यूशन कब आया था? 1917 में, वहां से जस्टिस का कॉन्सेप्ट लिया था। और कितनी तरह की जस्टिस गारंटी करके है हमारी प्रियम्बल में देखे हैं? 3 तरह की: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। बात समझ में आ गई? शाबाश। उसके बाद बात आती है लिबर्टी। लिबर्टी पे, लिबर्टी मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, कि आप रोकोगे नहीं इन सिटीजन्स को, वो मत करो, ये मत करो, ये मत करो। हाँ, आज़ादी दोगे, आज़ाद ख्याल उनको रखोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जाएगा और किसी का भी मर्डर करेगा, वो आ जाएगा किसी को भी मारेगा, नहीं, वो सब नहीं। देयर इज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, बट हाँ, लिबर्टी आपको मिलेगी। जो इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ करना चाहेगा, या प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़, क्योंकि सो दैट कि एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी अच्छी तरह से डेवलप हो। आप क्या दोगे? कौन सी लिबर्टी देते हो इंडिविजुअल को? आप यहाँ पे इंडिविजुअल को देते हो 5 तरह की लिबर्टी। याद रख लेना। जस्टिस कितनी तरह की थी? 3 तरह की: सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। लेकिन लिबर्टी 5 तरह की होती है। और वो 5 तरह की लिबर्टी कौन कौन सी होती है? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। 1 2 3 4 5 5 तरह की लिबर्टी दी गई है। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, 5 तरह की लिबर्टीज देखे हैं। गॉट इट? उसके बाद जो है इक्वलिटी वाला वर्ड है। इक्वलिटी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। एंड द प्रोविजन ऑफ एडुकेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सिटीजंस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटीज देनी है, वो सब इंडिविजुअल को दोगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये नहीं कि वो हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो शूद्रा है, या वो लड़की है, वो लड़का है। अगर आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी, वो सबको करोगे, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो। अगर कोई प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है यहाँ पे, तो वो मतलब होता है इक्वलिटी का। ठीक है? अच्छा, तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज याद रख लेना। इक्वलिटी 2 तरह की होती है: इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, शाबाश। ये तो क्योंकि कोई प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है, तो स्टेटस भी इक्वल है और अपॉर्चुनिटीज भी सबको मिलेगी, तो 2 तरह की इक्वलिटी है। तो दैट मीन्स जस्टिस 3 तरह की, लिबर्टी 5 तरह की, इक्वलिटी 2 तरह की, और फ्रेटर्निटी 1 तरह की। मैंने आपको ये सारे MCQs में करा है। जिसने बच्चे ने वो नहीं देखे, वो देख सकता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करके। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा, हार्मनी क्रिएट करना। टू एश्योर 2 थिंग्स: द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। एक तो इंडिविजुअल की डिग्निटी बरकरार रहे, और हमारी जो नेशन है उसकी यूनिटी और इंटीग्रिटी बरकरार रहे। जो वर्ड इंटीग्रिटी है ना, इसको भी जो इंटीग्रिटी वर्ड है ना, इसमें ये वाला यहाँ पे इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, इसको ऐड किया गया इंटीग्रिटी वर्ड को बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। एक सोशलिस्टिक वर्ड को ऐड किया गया, सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया, और इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया गया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? जस्टिस हमने लाया है रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 से। 3 तरह की जस्टिस, 5 तरह की लिबर्टी, 2 तरह इक्वलिटी, और ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी 1 तरह का। ठीक है, गॉट इट? समझ में आ गया? शाबाश। अब हम देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में बहुत बार ये कंट्रोवर्सी हुई थी, और बहुत बार सुप्रीम कोर्ट में केस में डिस्कस किया गया था, क्या प्रियम्बल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का
क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? जैसे कि मैंने आपको बोला एक बार इसको अमेंड किया गया, तो क्या प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? इसके रिलेटेड बहुत सारे केसेस है, आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको याद रखना है बिरूबिरी यूनियन केस। बिरूबिरी यूनियन केस कब आया? 1960 में, 1916 में बिरूबिरी यूनियन केस आया 1960 में। और इसने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली ओपिनियन दैट प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिरूबिरी यूनियन केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और बिरूबिरी यूनियन केस कब आया? 1960 में। और इस बिरूबिरी यूनियन केस में बोला गया कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली ये केस रिलेटेड था इंडिया और पाकिस्तान के बीच कुछ टेरिटरीज के रिलेटेड एक बिरूबिरी है, तो वो छोड़ो, आप उसको, उसमें आपको नहीं जाना है, बट आपको याद रखना है बिरूबिरी यूनियन केस 1916 में जो हुआ था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बोला कि जो प्रियम्बल है इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद आया केशवानंदा भारती केस, और केशवानंदा भारती केस आया 1973 में। कब आया? केशवानंदा भारती केस बहुत ही फेमस केस है, सुप्रीम कोर्ट में हुआ था 1973 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और पार्लियामेंट किसी भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। तो केशवानंदा भारती केस हुआ 1973 में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला, उसने डिफर किया अपनी ओपिनियन फ्रॉम बिरूबिरी यूनियन केस, उसने बोला कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC ऑफ इंडिया केस हुआ। LIC ऑफ इंडिया केस कब हुआ? 1995 में हुआ। और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोबारा रिपीट किया कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। LIC ऑफ इंडिया केस 1995 जो हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमने क्या देखा? बिरूबिरी यूनियन केस हुआ 1960 में, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंदा भारती केस हुआ 1973 में, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और LIC ऑफ इंडिया केस जो हुआ 1995 में, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नाउ स्टेटस ऑफ प्रियम्बल क्या है? लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल वाज आल्सो एनेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी एनेक्टेड। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि जैसे बाकी पार्ट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वैसे प्रियम्बल भी है। प्रियम्बल को भी एनेक्ट किया किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को एनेक्ट किया, उसी ने प्रियम्बल को भी एनेक्ट किया। लेकिन आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को एनेक्ट किया गया, उसके बाद प्रियम्बल बना, क्योंकि प्रियम्बल निचोड़ है, एक समरी है, एक आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट किया गया, उसके बाद प्रियम्बल को एनेक्ट किया गया। प्रियम्बल इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। ना ही प्रियम्बल रोक सकता है पार्लियामेंट को, आप ये नहीं कर सकते, और ना ही उसको ये पावर दे सकता है कि आप वो कर सकते हो। तो प्रियम्बल इज नीदर द सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स। ना ही ये रोक सकता है लेजिस्लेचर को, ना ही इसको अलाउ कर सकता है। तो प्रियम्बल को उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इट इज नॉट जस्टेबल। प्रियम्बल जस्टेबल नहीं है, मतलब आप इसको एनफोर्स करने के लिए आप ये नहीं बोल सकते हो कि प्रियम्बल में ये लिखा है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। इट इज नॉट जस्टेबल, इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो इट इज नॉट जस्टेबल, प्रियम्बल इज नॉट जस्टेबल। ठीक है, प्रियम्बल जस्टेबल नहीं है, दैट इज इट इज प्रोविजंस आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो प्रियम्बल क्या है? ये जस्टेबल नहीं है। प्रियम्बल ना ही लेजिस्लेचर को पावर दे सकता है, ना ही उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। प्रियम्बल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, अभी भी हम यही मान रहे हैं। और प्रियम्बल को भी उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एनेक्ट किया था जिसने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एनेक्ट किया था, लेकिन पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट एनेक्ट हुआ था, उसके बाद प्रियम्बल को एनेक्ट किया गया था। बिरूबिरी यूनियन केस 1960 में आया था, केशवानंदा भारती केस 1973 में आया था, LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में आया था। इसके बाद अगर हम एमेनेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल की बात करेंगे, प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक स्ट्रक्चर फीचर्स, द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज कंटेंट इन प्रियम्बल कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। अमेंडमेंट के साथ कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है? 368 आर्टिकल 368 रिलेट्स विद द अमेंडमेंट। और अमेंडमेंट जो है, प्रियम्बल को भी अमेंड हम कर सकते हैं, लेकिन
एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। और ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट वर्डिक्ट्स में बोला है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, डेमोक्रेटिक एक बेसिक स्ट्रक्चर है, रिपब्लिक एक बेसिक स्ट्रक्चर है, सेपरेशन ऑफ पावर एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। और प्रियम्बल अभी तक जब से बना है सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है 1976 में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट विच हैज़ एडेड, जिसने 3 वर्ड्स को ऐड किया, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, इंटीग्रिटी प्रियम्बल टू द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में 3 वर्ड्स ऐड किए गए इस अमेंडमेंट के थ्रू, सोशलिस्टिक, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। यहाँ तक समझ आया? दिस वॉज ऑल अबाउट प्रियम्बल। और क्विक रिविजन हमने किया, इस तरह से रिवाइज किया सो दैट कि आपका कोई भी क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में गलत ना हो प्रियम्बल के रिलेटेड। गॉट इट? अब जो आप, ये तो था प्रियम्बल, और मैंने बोला कि पीएन पालखी वाला ने बोला कि प्रियम्बल इज एन आइडेंटिटी कोड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब बात आती है दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। ये भी आपके सिलेबस में है, इसका भी हम क्विक रिवीजन करेंगे। सो फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, दैट इज फंडामेंटल राइट्स आता है पार्ट 3 में। ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है। किस पार्ट में? पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट, ठीक है। पार्ट 1 में यूनियन एंड स्टेट्स है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है। ऐसे ही पार्ट 4 में जो है डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो पार्ट 3 में आता है क्या? पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट्स। और कौन से आर्टिकल आते हैं इस सेक्शन में, फंडामेंटल राइट्स वाले एरिया में? वो आते हैं आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आते हैं फंडामेंटल राइट्स में, और पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट, ठीक है। पार्ट 3 इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करता है। फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में है, इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। आर्टिकल 12 से लेके 35 डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ। इसको डिराइव किया है किस कॉन्स्टिट्यूशन से? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो दुनिया के, वर्ल्ड के 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को देखा गया, पढ़ा गया, और उनसे बहुत सारे फीचर्स को बोरो किया गया। तो एक फीचर फंडामेंटल राइट भी है जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। इसको हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट को लिया है। वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को क्या बोला जाता है? वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को बोला जाता है, शाबाश, इसको बोला जाता है बिल ऑफ राइट्स। क्या बोला जाता है? बिल ऑफ राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आता है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक डील करता है इसके साथ। इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, और ये हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और बिल ऑफ राइट्स, मैं कितनी बार रिपीट कर रही हूँ, मैं ये हरगिज अब नहीं चाहूंगी कि आपका कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड गलत नहीं होना चाहिए, प्लीज, राइट, प्लीज बी अटेंटिव इन द क्लास। फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। किस चीज को प्रमोट करने के लिए फंडामेंटल राइट है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्प्रेड करने के लिए। इट प्रमोट्स आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। किस चीज के लिए? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को जो है स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। Protect the liberties and freedoms of the people against the invasion of the state. Operate as limitation on the tyranny of executive and arbitrary laws of the legislature. जो फंडामेंटल राइट है ना, ये लोगों के फ्रीडम्स और लिबर्टीज को बचाता है, और ये फिर लिमिट किस पे डालता है? स्टेट के पावर पे। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो लेजिस्लेचर है, कि पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ लाएगा कि जो सिटीजन्स के फ्रीडम को कम करेगा, फंडामेंटल राइट उसको नहीं मानेगा, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स की हुकूक है, हमें हमारे सिटीजन्स को हक मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। में हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से हक मिलते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड क्या करते हैं? बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड करते हैं, हकूक दिलाते हैं सिटीजन्स को। और किससे बचाते हैं? स्टेट की जो है पावर से बचाते हैं, कि स्टेट कोई ऐसा नेगेटिव लॉ ना लाए जिससे हमारे सिटीजन्स की फ्रीडम और लिबर्टी खत्म हो जाए, ठीक है। चाहे एग्जीक्यूटिव हो, उससे भी बचाता है। इट इज़ अ लिमिटेशन। ये नेगेटिव है किसके लिए? स्टेट है, और स्टेट के लिए है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के आर्बिट्री लॉ, अगर ने ऐसी कोई लॉ लाया आर्बिट्री लॉ, उससे बचाने के लिए इट इज़ नेगेटिव फॉर स्टेट बट पॉजिटिव फॉर सिटीजन्स। किसके लिए पॉजिटिव है? सिटीजन्स के लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई? So fundamental rights are claims of citizens against state. Got it? यहां तक क्लियर है? इसके बाद कुछ फीचर्स पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स के।
फंडामेंटल राइट्स में कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ अवेलेबल है किसको, सिटीजन्स को। हमारी जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है ना फंडामेंटल राइट्स, इसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो सिर्फ हमारे सिटीजन्स को अवेलेबल है, इंडियन सिटीजन्स को, ना कि फॉरेनर्स को, ना कि किसी रेजिडेंट को, ठीक है, सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है। लेकिन जो बाकी फंडामेंटल राइट्स है वो सारे पर्सन को अवेलेबल है, चाहे कोई सिटीजन हो, चाहे कोई फॉरेनर हो, चाहे कोई लीगल पर्सन हो। लीगल पर्सन होता है कोई कॉर्पोरेशन या कंपनी, उसको लीगल पर्सन माना जाता है। तो दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स में से कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल होते हैं, बाकी फंडामेंटल राइट्स सबको अवेलेबल है, चाहे सिटीजन हो, चाहे फॉरेनर हो, चाहे लीगल पर्सन हो, उसको भी। दे आर एब्सोल्यूट, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, अब ये क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड होना मतलब स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन देम। याद रख लेना, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं है। अगर एब्सोल्यूट होते ना तो इसको कभी स्टेट रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। ये क्वालिफाइड है, मतलब स्टेट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बिना कपड़ों के बिल्कुल नंगा यहाँ से घूम रहा है, तो उसमें थ्रेट टू मॉरलिटी है ना, तो पुलिस आके उसको अरेस्ट करके ले जा सकती है, क्योंकि इट इज अगेंस्ट मॉरलिटी, राइट। अगर कोई आके फॉर एग्जाम्पल कहीं पे हालात ख़राब हो गए हैं और अगर लोगों के अनआर्म्ड लोगों के जमा होने से कुछ वायलेंस होने का खतरा है, तो हाँ उनको डीसी बोलेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलेगा इनको जमा नहीं होने दो। सो दीज आर द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन टू कीप द लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस बरकरार रहने के लिए कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो दैट मीन्स या इमरजेंसी के टाइम फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है, आप कोर्ट नहीं जा सकते हो कि ये वायलेट हो गए। तो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, इन पे गवर्नमेंट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। दे आर क्वालिफाइड, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, ये याद रख लेना। All of them are available against the arbitrary action of the state. Some of them are also against the actions of private individuals. ये जो सारे फंडामेंटल राइट्स है ना, ये अवेलेबल होते हैं अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट की। गवर्नमेंट अगर कोई आर्बिट्री लॉ लाएगा, कोई आर्बिट्री ऑर्डर लाएगा, उसके खिलाफ हमारे लिए अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और कुछ फंडामेंटल राइट्स हमारे पास ऐसे भी है जो इंडिविजुअल्स के आर्बिट्री एक्शंस के से हमें बचाते हैं, ठीक है। आगे आपको समझ आ जाएगा कैसे। Some of them are negative in character, कुछ नेगेटिव है कैरेक्टर में, that is they place limitation on the authority of the state. Obviously ये क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट है ना उसकी अथॉरिटी पे लिमिटेशन डालते हैं कि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को जो मन में आया वो करेगा, नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पब्लिक जो है यहाँ पे सड़क जो है, आम जो सड़क है, अगर मुझे उससे अगर किसी को वहाँ पे चलने नहीं दिया जाएगा, ये उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, बेवजह अगर चलने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टेट उसको रोक नहीं सकती है कि आप इस कास्ट के आप इस सड़क पे नहीं चल सकते हो, या आप ट्यूबवेल से पानी नहीं ले सकते हो, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। या आप जो है आप शूद्र, आप उस डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते हो। या फॉर एग्जांपल इफ़ यू फॉल इन द 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप तो बकरवाल हो कम्युनिटी से हो, आप SC कम्युनिटी से हो, आप ST कम्युनिटी से हो, तो आप इस स्कूल में नहीं दाखिला ले सकते हो। आपका राइट टू एजुकेशन है, राइट। तो ये आर्बिट्री एक्शन अगर कोई स्टेट आपको के साथ गलत करना चाहिए उससे बचाता है आपको, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं दे आर नेगेटिव फॉर स्टेट, ओके। दे आर जस्टेबल, याद रख लेना। अभी हमने प्रियम्बल में क्या पढ़ा, प्रियम्बल इज नॉट जस्टेबल, आप कोर्ट में जाके उसको एनफोर्स नहीं करा सकते हो, बट फंडामेंटल राइट्स जो है ना ये दीज आर जस्टेबल। यू कैन डायरेक्टली मूव टू द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इवन यू कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और क्यों, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, अगर आपको एजुकेशन नहीं मिल रही है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन नहीं मिल रही है आपको स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर आपको कोई पब्लिक वेल यूज करने से रोकता है, पब्लिक सड़क यूज करने से रोकता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट को आपका केस सुनना है, ठीक है। इवन हाई कोर्ट भी जा सकते हो, लेकिन आपके पास ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट भी जाने का, ठीक है। सो दे आर जस्टेबल, फंडामेंटल राइट्स क्या है, जस्टेबल है, शाबाश। दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, द पार्लियामेंट कैन कर्टेल और रिपील देम बट ओनली बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट एंड नॉट बाय एन ऑर्डिनरी एक्ट। ये सैक्रोसेंट या परमानेंट नहीं है, मतलब हम बोलते हैं ना कि ये बहुत ही प्रीशियस है, ये तो है प्रीशियस, बट ऐसा नहीं कि ये परमानेंट है। हाँ, इसका मतलब ये है पार्लियामेंट जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में
अमेंडमेंट लाने का पावर किसके पास है? ये स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है, ये सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। अगर पार्लियामेंट चाहेगा वो अमेंडमेंट कर सकता है फंडामेंटल राइट्स में, याद रख लेना, वो फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकता है। लेकिन मैंने बार बार बोला, कृष्णनंद पार्टी केस ने बोला, एक्सेप्ट द बेसिक फीचर्स, बेसिक जो हमारे स्ट्रक्चर है उसके बगैर कोई भी चेंज ला सकता है फंडामेंटल राइट्स में। सो दे आर नॉट परमानेंट, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर क्वालिफाइड, दे आर जस्टेबल। राइट, इतना समझ आया? शाबाश। लेकिन अगर चेंज करनी है वो किससे करनी है? कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, बाय ऑर्डिनरी एक्ट के थ्रू नहीं कर सकते। और कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट जो प्रोसीजर होता है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। They can be suspended during the operation of national emergency except the rights guaranteed by Article 20 and 21। जितने भी फंडामेंटल राइट्स है ना उनको सस्पेंड किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। जब इमरजेंसी लगती है ना नेशनल इमरजेंसी कंट्री में, उस टाइम पे इनको सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन ऐसे दो आर्टिकल्स है जिनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 ऐसे दो आर्टिकल्स है जिनको इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है, फर्दर द सिक्स राइट इज गारंटीड बाय आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जब हम आगे पढ़ेंगे इसमें अंदर से 6 राइट्स की बात की गई है, इसमें सब क्लॉजेस में 6 राइट्स दिए गए हैं। किसमें? आर्टिकल 19 में। कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। जो आर्टिकल 19 है ना और इसमें जो 6 अंदर से राइट्स दिए गए हैं, इनको सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन कब? जब इमरजेंसी डिक्लेयर की गई होगी, या तो वॉर के ग्राउंड्स पे या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड्स पे। ठीक है, ये नहीं कोई कि इंटरनल चीज़, इंटरनल एग्रेशन अगर होगा, इंटरनल डिस्टर्बेंस होगी और जो है वॉर होगा, उस बेसिस पे आप आर्टिकल 19 को जो है सस्पेंड नहीं कर सकते हो। आप आर्टिकल 19 और उसके जो अंदर 6 राइट्स है उसको आप कब सस्पेंड कर सकते हो? जब हमारी जो नेशनल इमरजेंसी है ऑन डिक्लेयर की जाएगी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, देयर एप्लीकेशन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ फोर्स में है तो यस उनकी जो एप्लीकेशन है उनको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अगर मार्शल लॉ इन फोर्स है उस टाइम भी उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। बाकी नेशनल इमरजेंसी के टाइम भी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को नहीं। और आर्टिकल 19 जो है उसमें जो 6 राइट्स है आर्टिकल 19 में, उसको सस्पेंड किया जाता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम, लेकिन जब इमरजेंसी लगी होगी ऑन द बेस ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। यहाँ तक समझ आया? अगर किसी बच्चे को याद नहीं रहा ना, 2-3 बार वीडियो को देख लो। ठीक है, शाबाश। अब हम एक एक करके इनके जो आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स वाले वो देखेंगे। सो अब हम जो है फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स देखेंगे। राइट, सबसे पहले मैंने आपको बोला जो फंडामेंटल राइट है उसमें वो पार्ट 3 में आता है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। राइट, अगर किसी बच्चे ने ऑलरेडी इसका रिवीजन भी कंप्लीट है तो वो एमसीक्यूज देख सकता है। इन सारे टॉपिक्स पे मैंने बहुत बार एमसीक्यूज कराए हैं। देखो आर्टिकल 12 जो है ना, आर्टिकल 12 पहला आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स में, जो कि पार्ट 3 में आता है। ये हमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है। क्या बताता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ये हमें बताता है कि स्टेट में क्या क्या आएगा। ठीक है, स्टेट में क्या क्या आएगा। तो इसी में हमें पता चलता है कि जो है स्टेट में इंक्लूड होता है एग्जीक्यूटिव भी, लेजिस्लेटिव ऑर्गन भी, यूनियन गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन, स्टेट गवर्नमेंट का, सारे लोकल अथॉरिटीज़ आएंगे, म्यूनसिपलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट्स, बाकी अथॉरिटी जो स्टैट्यूटरी है, स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी लाइक LIC, ONGC, सेल। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, किसी को पता है? ये एक ऐसी बॉडी होती है जो किसी एक्ट के बेसिस पे बनी होती है। ठीक है, शाबाश। तो दैट मीन्स अगर आपका कोई ऑफिसर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालता है ना, वो भी स्टेट के इसमें आएगा। अगर सरपंच होता है ना वो भी स्टेट माना जाएगा, उसको भी हम गवर्नमेंट मानते हैं। अगर पंच होता है ना उसको भी गवर्नमेंट माना जाएगा। अगर म्यूनसिपलिटी काउंसलर होगा ना उसको भी गवर्नमेंट माना जाएगा। इवन यहाँ पे आर्टिकल 12 हमें बोलता है इवन अगर कोई प्राइवेट बॉडी या प्राइवेट एजेंसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट काम करती है ना, वो भी स्टेट की मीनिंग में आ जाती है।
गवर्नमेंट अब हायर करता है ना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को कि हमें ये काम कर दो, वो काम करके दो। अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी या कोई प्राइवेट बॉडी इन एसोसिएशन विद गवर्नमेंट काम कर रही है, वो भी इन डेफिनेशन आती है स्टेट के आर्टिकल 12 के अंदर। तो आर्टिकल 12 हमें बोलता है कि जो आप ये कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार पढ़ रहे हो ना, या फंडामेंटल राइट्स में स्टेट स्टेट स्टेट, ये स्टेट है क्या? दैट मीन्स अगर किसी तहसील का ऑफिसर भी कोई ऐसा ऑर्डर निकालेगा ना जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो उस फंडामेंटल राइट्स को भी आपको सुप्रीम कोर्ट बचाएगा। तो दैट मीन्स वो भी स्टेट में आता है, कोई भी जो भी गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड होगा। ठीक है, शाबाश। आर्टिकल 13 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 13 हमें बताता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 हमें बताता है, ये डिक्लेयर करता है वो सारे लॉज जो इनकंसिस्टेंट विद होंगे या इन डिरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट होंगे शैल बी वाइड। ये हमें प्रोवाइड करता है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। क्या प्रोवाइड करता है? डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड करता है। हमें बताता है आर्टिकल 13 कि कोई भी लॉ अगर आपके अपोजिट होगा फंडामेंटल राइट के, या आपके फंडामेंटल राइट को डिरोगेट कर रहा है, तो उसको नल एंड वाइड करा देगा। वो नल एंड वाइड करा देगा जुडिशरी किससे? जुडिशियल रिव्यू से। तो इसीलिए जब भी कोई लॉ बनाता है ना पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, कोई भी लॉ बनाता है, कोई ऑर्डर निकालता है कोई एग्जीक्यूटिव, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस ऑर्डर, अगर उनको लगता है ना कि लोगों के खिलाफ है, उस ऑर्डर को कोर्ट क्या करता है? देखता है। अगर कोर्ट को लगेगा कि हाँ ये लोगों के हुकूक के खिलाफ है, तो उस ऑर्डर को नल एंड वाइड करार दिया जाएगा। तो दैट मीन्स इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर रखा गया है। एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक करता है। लेजिस्लेचर अगर कोई लॉ बनाते हैं, जुडिशरी उसको चेक करती है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन के लिए फंडामेंटल राइट्स रखे गए हैं, क्या इस लेजिस्लेचर के लॉ ने फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया? अगर किया तो उस लॉ को खत्म करो। ये लॉ नहीं रह सकता है। और ये हमें आर्टिकल 13 बताता है, और हमें क्या दिया निकलता है वहां पे? डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। और जो लॉ टर्म आती है ना आर्टिकल 13 में, इसमें परमानेंट लॉज भी आते हैं जो यूनियन सेंटर बनाएगा, स्टेट बनाएगा। उसमें टेम्पररी लॉ भी आएगा। प्रेसिडेंट क्या देता है? ऑर्डिनेंस देता है ना। कौन कौन देता है? प्रेसिडेंट इशू कर सकता है ऑर्डिनेंस, और गवर्नर इशू कर सकता है ऑर्डिनेंस। अगर वो ऑर्डिनेंस भी हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट करेंगे ना, उसको भी नल एंड वाइड करा दिया जाएगा। ठीक है। या एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, ठीक, कोई भी ऑर्डर होता है एग्जीक्यूटिव का, उसको भी नल एंड वाइड करा दिया जाएगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में, जो केशवानंद भारती केस हुआ 1973 में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसको आप चैलेंज कर सकते हो ऑन द ग्राउंड इट वायलेट्स अ फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म्स द बेसिक पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस कैन बी डिक्लेयर्ड एज वाइड। इवन अगर आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और आपको लगता है ये आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, उसको भी आप चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में, और उसको भी डिक्लेयर किया जाएगा एज वाइड, नल एंड वाइड। ठीक है। तो ऐसा कोई भी लॉ अगर कोई भी बनाता है, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो, चाहे यूनियन लेजिस्लेचर हो, चाहे कोई ऑफिसर लोअर लेवल पे ऑर्डर निकालता है, तो अगर वो आपके फंडामेंटल राइट के खिलाफ है तो उसको नल एंड वाइड करार दिया जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13। अब आते हैं बात कहाँ तक? आर्टिकल 14। अब आपको याद रखना है, अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। इसमें आपको याद रखना है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक जो भी फंडामेंटल राइट है ना, ये आती है कैटेगरी में। किस कैटेगरी में? राइट टू इक्वलिटी वाली कैटेगरी में। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक जितने भी राइट्स है फंडामेंटल राइट्स, वो आते हैं राइट टू इक्वलिटी वाली कैटेगरी में। ठीक है। आर्टिकल 14 जो है ना, आर्टिकल 14 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 14 हमें बताता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दो फ्रेजेस है आर्टिकल 14 में, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ना, ये कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटिश ऑरिजिन है इसका। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये पहला वाला जो है ना, ये हमने ब्रिटिश से लिया है। ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। क्या है? नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ये एक एलिमेंट है किसका? रूल ऑफ लॉ। एक कॉन्सेप्ट दिया था A.V. डाइसी ने, ब्रिटिश जूरिस्ट एक है जिसने रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट दिया था, उसी का एक पार्ट है ये इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कि हमने ब्रिटेन से लिया है, और इसको माना जाता है एज निगेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो रूल ऑफ लॉ है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का।
ठीक है, ये क्या बोलता है, द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। यहाँ बोला जाता है कि लॉ के सामने सारे बराबर है, यहाँ पे किसी को कोई भी प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर हमारे पास दो बंदे हैं, दोनों ने कोई जुर्म किया गया है, उनको कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा कि वो एक अमीर आदमी का बेटा है, उसको कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, उनको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। अगर अमीर आदमी के बेटे ने चोरी की है, वो उसको भी चोर माना जाएगा, और अगर गरीब आदमी के बेटे ने चोरी की है, उसको भी चोर माना जाएगा। सो देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज। तो इसीलिए इसको बोला जाता है नेगेटिव कॉन्सेप्ट। एब्सेंस है ना, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, इसको ब्रिटिश ऑरिजिन से लिया है। वहां पे एक कॉन्सेप्ट दिया था वहां के एक जूरिस्ट ने, एवी डाइसी ने, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट, उसी का पार्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब दूसरा फेज जो आर्टिकल 14 में है, और ये क्या बोलता है, ये बोलता है एक तो एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल पर्सन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ। हमें सारे लोगों को, कोई भी ऑर्डिनरी लॉ हो, हमें मानना है, और कोई भी पर्सन लॉ के ऊपर नहीं है। सबसे सुप्रीम हमारी कंट्री का हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। कोई यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अबो नहीं है। अब जो दूसरा फेज है ना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, आर्टिकल 14 का जो दूसरा फ्रेज है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। देखो, मैं आपको इसलिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 14 का, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इसको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। क्या है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसमें बताया जाता है इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट under equal circumstances, both in the privilege conferred and liabilities imposed by law, the similar application of the laws to all persons, the like should be treated alike without any discrimination. मतलब अगर for example equal protection of laws, अगर दो लोगों को अरेस्ट किया गया है, अब ऐसा नहीं है कि एक अमीर आदमी का बेटा है, आप उसको जल्दी मजिस्ट्रेट के सामने लाओगे, गरीब आदमी के बेटे को वहीं पे जेल में रखोगे। या अगर दोनों ने चोरी की है, उनको दोनों को इक्वल सजा मिलेगी। ये नहीं कि अगर चोरी में ये है कि हाँ उसको खाना वाना दिया जाएगा और उसको बस बंद करना है, बस उतना ही करना है। ये नहीं कि बस उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसको काम पे लगाओ। ठीक है, तो जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ना, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इसको हमने यूएसए से लिया है कि इक्वल ट्रीटमेंट देना है आपको सबको, और सब सिमिलर सिचुएशन में सेम लॉ को अप्लाई करना है। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए देयर इज एक्सेप्शन टू इक्वलिटी। वो क्या है, द रूल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज नॉट एब्सोल्यूट। देखो, प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रिविलेज मिलता है। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को आप, जब सेशन चल रहा है ना पार्लियामेंट से, आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते हो। फॉरेन डिप्लोमेट्स जो है ना, उनको भी इम्यूनिटीज मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है, स्पेशल प्रिविलेज मिलती है। तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अदरवाइज जो सिटीजन है ना, वो सारे इक्वल है बिफोर द लॉ। लेकिन जैसे प्रेसिडेंट होता है, पार्लियामेंट मेंबर होता है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर होता है, या फॉरेन डिप्लोमेट होता है, उनको कुछ इम्यूनिटी मिलती है। जैसे पार्लियामेंट का सेशन अगर चल रहा है, आप किसी पार्लियामेंट मेंबर को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या पार्लियामेंट मेंबर कुछ भी बोल सकता है ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट, आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हो उस बेसिस पे। प्रेसिडेंट को जो है, प्रेसिडेंट को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, जैसे गवर्नर को भी मिलते हैं इम्यूनिटीज। यहां तक बात समझ आ गई? शाबाश। तो आर्टिकल 14 समझ आया। इसमें दो फ्रेजेस है, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो कि ब्रिटेन से हमने लिया है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो कि अमेरिका से लिया गया है, तो जो कि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इक्वलिटी बिफोर लॉ बोला जाता है कि एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की मतलब आपको जो है दोनों के लिए सेम लॉज है, ठीक है। इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, किसी के लिए कोई खास नहीं है, इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो अब आती है बात आर्टिकल 15 पे। मैंने आपको बोला राइट टू इक्वलिटी में आती है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18। तो आर्टिकल 14 हमने देखा राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 हमें क्या बताता है? आर्टिकल क्या आता है राइट टू इक्वलिटी में? आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो है वो बताता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, उसमें प्रोहिबिशन है, बैन है इंडिया में, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। जैसे कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्सन ऑन द ग्राउंड। गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है सिटीजन्स के
के रिलेटेड, जैसे ऑन ऑफ जैसे रिलीजन के बेसिस पे गवर्नमेंट अगर आपको डिस्क्रिमिनेट करेगी कि यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय लग सकता है मुस्लिम या हिंदू लग सकता है, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, इस बेसिस पे आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है. The word only connotes that discrimination on the grounds is not other grounds is not prohibited. मतलब कि prohibited अगर आप गवर्नमेंट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है इन ग्राउंड्स पे, किसके, रिलीजन के ग्राउंड पे, रेस के ग्राउंड पे, कास्ट के ग्राउंड, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. बाकी कोई ग्राउंड हो उसके लिए कोई लॉजिकल ये रीजन होगा वो नहीं है, लेकिन इन ग्राउंड्स पे आपको ये नहीं बोल सकता है कि आप वहाँ पैदा हुए तो इसलिए ये नहीं दिया जा सकता है, आप पानी नहीं पी सकते हो. ठीक है. नो citizens shall be prohibited from using general public use properties maintained partly or fully by state fund. This provision prohibits discrimination both by the state and private individuals. ठीक है. तो आपको कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि गवर्नमेंट का कोई ऑडिटोरियम है वहाँ पे, या आप गवर्नमेंट का कोई भी चीज़ चल रहा है, आप मुस्लिम हो आप अंदर नहीं जा सकते हो, आप हिंदू हो आप अंदर नहीं जा सकते हो, आप सिख हो आप अंदर नहीं जा सकते हो, यहाँ पे गवर्नमेंट ने ट्यूबवेल बनाया है आप यहाँ से पानी ले सकते हो क्योंकि आप जैन फैमिली से हो, आप शुद्रा हो, आप जो है पब्लिक होटल में, पब्लिक रेस्टोरेंट में रूम नहीं ले सकते हो, आप शुद्रा हो इसलिए आप, मतलब होते हैं ना बहुत सारी एक्सप्लॉयटेशन को हुई है. तो इसीलिए गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है, लेकिन ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन. याद रख लेना, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, RRCSP, RRCSP, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है. हाँ, अब यहाँ पे बोला गया है पॉजिटिव इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट की तरफ से है. एक्सेप्शन क्या है? स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन स्पेशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड रीजन्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस, SC एंड ST. गवर्नमेंट एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट कोई स्टेप ले सकती है, कोई काम कर सकती है, स्पेशली किन के लिए, वीमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, या कोई सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड रीजन होते हैं, SC ST होती है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होती है, उनके लिए गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम्स ला सकता है, स्पेशली उनके लिए. तो वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हम बोल सकते हैं, और वो भी ज़रूरी है क्योंकि ये जो सेक्शंस हमारी सोसाइटी के ना, चाहे वीमेन हो, चिल्ड्रन हो या SC ST हो, उनकी रिप्रेजेंटेशन कम है बहुत सारे एरियाज में. ठीक है. तो उनके लिए सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट के लिए, एक पॉजिटिव स्टेप है. ठीक है. तो आर्टिकल 15 अब हमें क्या बताता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स. स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. आर्टिकल 16 जो है ना, ये हमें क्या बताता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. जॉब्स के लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. अगर गवर्नमेंट जॉब्स निकालने, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको VLW का एग्जाम है, आपको कोई नहीं रोक सकता है कि आप मुस्लिम हो, आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, आप बुद्धिज़्म से रिलीजन फॉलो करते हो तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, आप क्षत्रिय कास्ट के हो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, आप जो है लड़की हो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप जो है उस जगह की रहने वाली हो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो. तो कोई भी आपको ये नहीं रोक सकता है. अगर किसी ने रोका आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उसको चैलेंज कर सकते हैं. तो आर्टिकल 16 हमें क्या करता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. पब्लिक गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट आपको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है. सो इसीलिए प्रोवाइड्स फॉर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट. नो डिस्क्रिमिनेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट और ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस. देखो कुछ ऐसी जॉब्स होती है जैसे अगर डॉक्टर जो मेडिकल ऑफिसर लगाने होते हैं उसके लिए आपकी एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए. हाँ वो है, लेकिन रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रीजन के बेस पे आपको कोई नहीं रोकेगा. ठीक है. एक्सेप्शन क्या है इस आर्टिकल 16 में? पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन द स्टेट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी. हाँ, कहीं कहीं क्या होता है, वहीं का रेजिडेंट जरूरत होता है तो पार्लियामेंट ये कंडीशन बना सकते हैं सर्टेन एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट के लिए किसी पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी में या लोकल अथॉरिटी में या किसी स्टेट में कि उस टाइम रेजिडेंस वाला बंदा चाहिए. रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास दैट्स नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंट. जैसे आपको पता है बैकवर्ड क्लासेस को हमें रिजर्वेशन होती है, तो हाँ वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्योंकि आपको पता है वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनकी जॉब्स में. अभी तो फिर भी ठीक हो गया है हालात, पहले तो बिल्कुल भी वो आगे नहीं थी, उनकी जो एजुकेशन लेवल भी बहुत ही कम थी.
ठीक है। 103rd Amendment Act of 2019 in order to give effect to this provision the central government issued order कि 10% जो है रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिल जाएगा, वो भी इसमें इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ना, इनको 10% दिया गया, वो भी बोला गया कि ये एक्सेप्शन है इसमें, क्योंकि एक पॉजिटिव स्टेप है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ना, जो जनरल में भी है लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, वो बहुत सफ़र कर रहे हैं, तो उनको आगे आना चाहिए। अदरवाइज आपको कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से नहीं रोकेगा, ओनली ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। ठीक है, कुछ जो मैंने आपको बोली एक्सेप्शंस हर एक इसमें कि कोई सेक्शन ऑफ जो पीपल है जैसे ST बैकवर्ड क्लास है, वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनकी जॉब्स में, उनके लिए हमें रिजर्वेशन रखनी पड़ती है। ठीक है, शाबाश। उसके बाद आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 इज रिलेटेड टू एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 इज रिलेटेड टू एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉरम। आर्टिकल 17 बोलता है कि आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं करोगे किसी भी तरीके से। अगर आपने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की ना, तो आप पे हमारे अलग से एक एक्ट भी है, ठीक है, इसके रिलेटेड, तो आप पे फाइन लगेगा और आपको सजा भी हो सकती है। तो आर्टिकल 17 एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी, ठीक है, एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। बोल सकते ना कि बोलते थे ना पहले ज़माने में कि ये अनटचेबल है, इवन उनको उस एरिया में भी नहीं रहने दिया जाता था। अगर वो उस सड़क को क्रॉस करेंगे करते थे, बोलते थे कि सड़क गंदी हो गई, उनको उस इजाज़त नहीं थी उस वेल से पानी लेना जिससे बाकी अपर कास्ट लेते थे। तो इसीलिए the term untouchability has not been defined either in the Constitution or in the Act. The Supreme Court held that right under Article 17 is available against private individuals. हाँ, देखो मैंने आपको बोला था ना, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी आपके पास फंडामेंटल राइट्स है। अगर आपको कोई आम इंसान, अब यहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, वैसी गवर्नमेंट तो करेगी नहीं ऐसी हरकत। अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी ऐसा करता है ना कि आपको बोलेगा कि आप अनटचेबल हो, आप यहाँ नहीं रह सकते हो, अगर आपकी अपनी भी ज़मीन होगी, या इस सड़क से नहीं चलो, इस वेल से इस नलके से पानी नहीं लो, तो उस पे जो है फाइन लगेगा और सज़ा भी मिल सकती है। क्योंकि जो आर्टिकल 17 है वो दैट्स एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल सख्ती से मना किया गया है कि आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 इज रिलेटेड टू एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। जैसे पहले ज़माने में होते थे ना राजाज, महाराजाज हैं, उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था। अब ऐसा कोई भी नहीं टाइटल लगा सकते आप, राजा ये लगा सकता है या रानी दिस लगा सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ, मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन होती है, जैसे डॉक्टर दिस, इंजीनियर दिस, कर्नल, मेजर, राइट। तो लेकिन इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन ऑन एनी बॉडी वेदर अ सिटीजन और फॉरेनर। इट प्रोहिबिट्स द सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। और ये प्रोहिबिट, आर्टिकल 18 प्रोहिबिट ये भी करता है कि कोई सिटीजन ऑफ इंडिया फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके लिए आपको पहले इजाज़त, वैसे तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अगर कोई फॉरेनर यहाँ पे कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट चला रहा है स्टेट के अंदर, वो कोई फॉरेन टाइटल नहीं एक्सेप्ट कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। फॉरेनर के लिए परमिशन लेना है प्रेसिडेंट से, लेकिन हमारा जो सिटीजन है वो किसी भी स्टेट से नहीं ले सकता है कोई टाइटल। नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एमिलमेंट और ऑफिस फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अगर आपको फॉरेन कंट्री कोई ऑफिस देती है, कोई एमिलमेंट देता है, कोई प्रेजेंट देता है, आप वो मतलब फॉरेन गवर्नमेंट अगर आपको देगी, आप वो प्रेसिडेंट के कंसेंट के बगैर नहीं ले सकते, चाहे फॉरेनर भी हो चाहे सिटीज़न हो। फॉरेनर भी नहीं ले सकता, सिटीज़न भी नहीं ले सकता है, ठीक है। तो ये भी इक्वलिटी लाने के लिए, इसीलिए कैटेगरी ऑफ इक्वलिटी में आते हैं ना, इक्वलिटी लाने के लिए रखे गए आर्टिकल्स। तो दैट मीन्स जो पहले महाराजाज राजाज होते थे ना, अब यहाँ पे कोई हेरिडिटी वाला सिस्टम नहीं रहा, क्योंकि अब हम डेमोक्रेसी में है। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द नेशनल अवार्ड्स। लेकिन जो हमें नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने उसने बोला कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आप देते हो लोगों को, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आप इसको नाम के साथ नहीं लगा सकते हो, भारत रत्न दिस, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बाकी एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के साथ आर्टिकल 18 डील करता है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के साथ आर्टिकल 17 डील करता है।
इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 डील करता है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स आर्टिकल 15, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक आता है राइट टू इक्वलिटी में, ठीक है। और आर्टिकल 12 क्या बोलता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 13 हमें जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट देता है। 14 से 18 तक आता है राइट टू इक्वलिटी में। 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आती है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसके साथ डील करते हैं। तो दिस इज पार्ट 1 मैराथन 1 सेशन। आई थिंक यहाँ पे रुकेंगे और मैराथन 2 में हम बाकी फंडामेंटल राइट को कंप्लीट करेंगे और बाकी जो फंडामेंटल डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो भी मैं आपको याद कराऊंगी। बट डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आपको समझ आया, क्या चीज़ें याद रही आपको और क्या आप चाहते हैं ऐसा ही दूसरा मैराथन सेशन, राइट। तो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, माई बेस्ट विशेज आर विद यू। हैव फेथ इन योर सेल्फ। आपने बहुत पढ़ाई की है, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमसे भी बढ़कर एक और पावर है जो देख रहा है हमने कितनी कंसिस्टेंसी के साथ, आप लोगों ने कितनी मेहनत की है। जो भी सिंसियर रहे ना पढ़ाई में, उनको उसका फल ज़रूर मिलेगा। और जो भी इंसान जो भी पोजीशन डिज़र्व करता है उसको लाइफ में वो मिलकर रहती है, ठीक है। कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है वो चीज़, ठीक। तो अपने आप पे विश्वास रख लीजिए, ऊपर वाले पे विश्वास रख लीजिए। नर्वस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, अगर आपकी फुल प्रिपरेशन है और आप नर्वस होते हैं, बिलीव मी, आप जो है पेपर में क्वेश्चंस गलत करेंगे। आपने पढ़ाई की है, आपने इतना सारा पढ़ा है ना, आराम से जाइए। पेपर डिफिकल्ट होगा सबके लिए होगा, पेपर इजी होगा सबके लिए होगा। आपको ये ध्यान में रखना है जो इजी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। बाकी वहाँ पे एग्जाम में सारे ऑप्शंस, चारों ऑप्शंस को पहले पढ़ना है फिर मार्क करना है। ऐसे नहीं जल्दबाजी में कोई भी आया सामने तो बस पहला ही ऑप्शन देखा तो टिक मारी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एक पेज पे क्वेश्चन और ऑप्शंस लिखे होते हैं, दूसरे पेज पे कोड्स होते हैं, फिर 1 and 2, 3 and 2, ऐसा भी ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी गलती करते हैं, वो आधा ही क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, हाँ टाइम का ख्याल तो रखना है, लेकिन चारों क्वेश्चन को समझना है और चारों ऑप्शंस को पढ़ना है, ठीक है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।